नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ शिल्पा आहूजा। इस वक्त की खबर आ रही है रुड़की के रामनगर कचहरी से, जहां अधिवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोष जताते हुए कहा कि बिना जांच के पुलिस द्वारा अधिवक्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज करना बहुत ही अदनीय है। अधिवक्ता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई अपने को न्याय दिलवाने के लिए देखिए, सवाल ये है कि अखबार के माध्यम से पता लगा है कि हमारे अधिवक्ता हैं संजीव वर्मा लोग, उनके विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। तो जब अखबार से जानकारी है, अभी तो जानकारी लेंगे किस तरीके से वो डिटेल्ड आएंगी, लेकिन जो ये अधिवक्ताओं जो अखबार में पढ़ा गया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, लेकिन डिटेल जो है उसके बाद में जानना है। पूरा साथ है। देखिए, अधिवक्ताओं के साथ तो अधिवक्ताओं की एसोसिएशन हमेशा खड़ी है, ठीक है ना। बाकी जो वर्तमान पदाधिकारी हैं वो भी अपनी बाइट देंगे, वो भी बात बताएंगे, लेकिन इन जनरल सभी अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर रोष है कि भाई किसी अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत। क्या मांग करेंगे आप? हमारी मांग तो सिर्फ ये है कि पुलिस भूमिका की जांच करे और निश्चित रूप से अधिवक्ता निर्दोष ही होता है, उसको उनके खिलाफ भी है वो मुकदमा पंजीकृत पता नहीं किस मंशा से, किस उद्देश्य से किया गया है। तो पुलिस को डायरेक्ट मुकदमा पंजीकृत न करके उसकी प्रारंभिक जांच करनी चाहिए थी और हमारे पदाधिकारियों को विश्वास में लेना चाहिए था, उसके बाद ही कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए। अभी आप तक को पता ही नहीं किस मामले में अभी जो है विस्तृत रूप से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं किस वजह से ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। वकील साहब, जैसे अभी लेखपाल के द्वारा मारपीट की गई थी लाइनवाल के ऊपर प्रधान के द्वारा, और सभी लेखपाल जो उसकी गिरफ्तारी तक धरने पर गए, तो क्या मानते हैं अधिवक्ता भी क्या एकजुट होकर इस तरह के कार्य करेंगे आगे तक अगर कोई इंसाफ नहीं मिलता? देखो, अधिवक्ता तो एकजुट ही है, लेकिन अधिवक्ता चूंकि बौद्धिक वर्ग भी है तो निश्चित रूप से अधिवक्ता सारी जो है सारे पहलुओं पर गौर करके सारी जो भी चीज़ आवश्यक हो, माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि हमारे एक अधिवक्ता हैं, उनके विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तो जब अधिवक्ताओं ने पढ़ा कि भाई अखबार में पढ़ा कि अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, तो सारे अधिवक्ता समाज में इस बात को लेकर रोष है। और इस बात को रोष है कि अगर पीड़ितों को न्याय दिलाने वाला व्यक्ति जो अधिवक्ता होता है, यदि उसके विरुद्ध ही ऐसे मुकदमे पंजीकृत होते रहे तो पीड़ित कहाँ जाएगा? पीड़ित हर जगह से निराश होकर न्यायालय में आता है, न्यायालय में उसके साथ अधिवक्ता खड़ा होता है। यदि अधिवक्ताओं के विरुद्ध भी जो है दंडात्मक कार्रवाई की गई, उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई, तो पीड़ित कहाँ जाएगा? तो हमारी सिर्फ मांग इतनी सी है कि इस मामले पे पहले प्रारंभिक जांच की कर सकती थी पुलिस और जब मुकदमा पंजीकृत कर सकती थी। हमारी जो इसकी जो विस्तृत जो है बात हम बता कर रहे हैं कि क्यों मुकदमा पंजीकृत किया गया है, लेकिन अखबार में ये आना कि अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, तो ये भी एक अधिवक्ता के लिए अवमानना का विषय है और अधिवक्ता क्या पूरे अधिवक्ता समाज के लिए अवमानना का विषय है। इसी बात को लेकर सारे अधिवक्ता समाज में रोष है और अधिवक्ता समाज अपने जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उनसे भी ये मांग करेगा कि इस निर्णय इस मामले को देखें और जो भी उचित कार्रवाई हो, उचित कदम हो, उन्हें उठाएं। इस मौके पे मैं अभी तो ये कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस भी अपना कार्य करती है, तो इस अवसर पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन विस्तृत बात आने पर जब चीज़ें धीरे धीरे पता होंगी, धीरे धीरे पता लगेंगी, जो भी स्थिति है उससे स्पष्ट हो जाएगी। वही मालूम हुआ है अखबार के माध्यम से कि हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संजीव वर्मा जी, उनके खिलाफ रात कोई एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिससे कि अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। अगर ये पहले जांच होनी चाहिए इसकी, उसके बाद एफआईआर होनी चाहिए। कानून के हिसाब से प्राइमा फेसी आप जांच तो करेंगे कि ये मामला वास्तव में है या नहीं है। ये जांच करने के बाद ही कोई अगला कदम उठाएंगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत ही रात ही ये एफआईआर दर्ज हुई और सुबह अखबार के माध्यम से हम अधिवक्ताओं को पता लगा, जिससे कि अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। अगर किसी भी अधिवक्ता के आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचती है तो अधिवक्ता एकजुट होकर उसके लिए संघर्ष करेंगे। उससे अगर कुछ ऐसा ही फाइंडिंग आती है तो जैसा बार निर्णय लेगी उस अनुरूप कार्य किया जाएगा। अभी शायद सभी अधिवक्ताओं की इसकी सूचना नहीं है। जैसे ही सूचना होगी, मुझे लगता है शायद हमारे अध्यक्ष जी को भी सूचना नहीं है। हाँ, तो जैसे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, मामला ये है कि हमारी बार एसोसिएशन के एक एडवोकेट हैं संजीव वर्मा एडवोकेट, जिनके खिलाफ जो है पुलिस द्वारा एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मैं धाराएं बता देता हूँ आपको। मुकदमा अपराध संख्या 550/24, धारा 308(2), 351 ये मामला जो है दर्ज किया गया है, जो कि बिल्कुल झूठा एवं फर्जी दर्ज किया गया है। मामला थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे अखबार के माध्यम से थोड़ा इधर उधर से पता चला है। मामला ये था कि एक महिला है रूबी, जिसके नाम एक प्लॉट था। वही प्लॉट का बैनामा जो है काफ़ी पहले उसके पक्ष में था, उसके कागज़ वगैरह सब संजीव वर्मा जी के पास हैं, बैनामा की कॉपीज़। और उसी प्लॉट का जो बैनामा है कि उसी पार्टी ने
किसी और पक्ष के नाम भी वो बेनामा कर रखा है, जो इसका नाम, महिला का नाम है नीतू, जिसके नाम भी वही सेम प्लॉट जो है बेनामा दर्ज किया गया था। अब होता क्या है इसमें कि नीतू जो है अपने उसी जो प्लॉट की मालकिन जो रूबी थी, उसी प्लॉट पर नीतू जो है अपना कब्जा करने के लिए जाती है, जिसके बारे में जो रूबी है वो अधिवक्ता संजीव वर्मा जी के पास आती है और उनसे गुहार लगाती है। उससे पहले उसने पुलिस कप्तान महोदय एसएसपी के यहाँ थाने में सब जगह एप्लीकेशन दे रखी थी ऑलरेडी, जहाँ पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो संजीव वर्मा जी एडवोकेट के पास जाती है, तो संजीव वर्मा जी इस मामले के बीच में आते हैं और नीतू से बात करते हैं, नीतू के पक्षकारों से बात करते हैं, और जब उस मामले को सुलझाने की कोशिश उन अधिवक्ता संजीव वर्मा के द्वारा की जाती है, तो फिर नीतू द्वारा एक झूठी तहरीर जो है थाना कोतवाली रुड़की पर दी जाती है, और जहां पर पुलिस ने उस मामले में कोई भी बिना जांच पड़ताल किए एक अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया इन धाराओं में। जिस जी नीतू, जहां तक मुझे अभी पता चला है कि नीतू के नाम भी उसी प्लॉट का बैनामा दर्ज है, लेकिन वो जो नीतू का बैनामा है वो बाद का बैनामा है। जो पहले मालकिन है उस प्लॉट की वो रूबी है, जिसके कागज़ वगैरह बैनामे वगैरह सब हमारे पास ऑलरेडी हैं और संजीव वर्मा जी द्वारा वो सब दाखिल किए गए हैं, पुलिस को दिए जाएंगे। अगर पुलिस इसमें जाँच पड़ताल करती बिना मुकदमा दर्ज किए तो ऑलरेडी उनको वो संजीव वर्मा जी द्वारा दिए जाते। इसका लोग खोलना जरा, ये है कि जब इस प्रकार अगर अधिवक्ता किसी भी महिला के या किसी भी पीड़ित के अगर साथ खड़ा नहीं होगा, तो इस समाज में ऐसा कौन सा वर्ग है जो कि किसी पीड़ित के साथ में खड़ा हो पाएगा। अगर अधिवक्ता ही किसी पीड़ित के साथ में खड़ा होता है, उसका समझौता कराने की कोशिश करता है, उसके साथ में खड़ा होकर उसका पक्ष लेता है, और पुलिस द्वारा इस तरह से जो है झूठा मुकदमा अधिवक्ता के ही विरुद्ध दर्ज किया जाएगा, तो फिर अधिवक्ता किस हिसाब से मतलब उनके साथ में खड़ा हो पाएगा पीड़ित के साथ में। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि निजी खुंदस है या क्या है, लेकिन क्या है आजकल कुछ मामलों में अधिवक्ता संजीव वर्मा जी का और पुलिस का जो है थोड़ा आपस में 36 का आंकड़ा चल रहा है, पिछले काफ़ी समय से चलता आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने पर्सनली जो है लेकर इस मामले में जो है मुकदमा झूठा दर्ज कराया हो, लेकिन मामला जो था वो यही था कि एक पीड़ित का साथ दिया संजीव वर्मा एडवोकेट ने, और पुलिस ने उसका बिना इन्वेस्टिगेशन करे झूठा मुकदमा अधिवक्ता संजीव वर्मा और साथ में अन्य 2-3 जनों के नाम, इसमें योगेश प्रमुख जी हैं और एक और है जी, इन लोगों के खिलाफ भी जो है बिना जांच पड़ताल करे मुकदमा दर्ज कर लिया। करे इनकी मालिक है जी। रूबी के नाम जो प्लॉट भी है। अब जब रूबी ने अपने नीतू जो थी सेकंड पार्टी नीतू है, उसमें उस प्लॉट के सेकंड पार्टी नीतू है, और नीतू ने जब उस पर कब्जा करने की कोशिश करी फर्जी रूप से, तब अधिवक्ता संजीव वर्मा जी बीच में आए, समझौता कराने की कोशिश की, तब पुलिस ने ये झूठा मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया थी। पहले रूबी ने ही इसके खिलाफ जो है एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशंस वगैरह दे रखी हैं, थाने पर भी गुहार लगाई है, और जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई उसके बाद वो संजीव वर्मा एडवोकेट के पास आई, जब संजीव वर्मा एडवोकेट जी है इस मामले में बीच में आए। जी, जैसा कि आप लोग सब जानते ही है, मेरे विद्वान अधिवक्ता साथियों ने सब कुछ आपको बता ही दिया है, थोड़ा विस्तार में सब कुछ समझा दिया है, तो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कोई आम आदमी पुलिस के पास जाता है, क्या रात में उसका मुकदमा दर्ज हो जाता है? और ये मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? क्योंकि इसमें एक एडवोकेट इन्वॉल्व थे, और इन्वॉल्व कैसे थे? क्योंकि ये एक पीड़ित की तरफ से खड़े होके पुलिस के पास गए कि इनका आपस में समझौता हो सके। ठीक है जी। और जैसे कि आप जानते ही है, पिछले कई समय से संजीव वर्मा जी का पुलिस वालों के साथ 36 का आंकड़ा चला आ रहा है। उसका कारण यह है क्योंकि एक बेलडा प्रकरण हुआ था, बेलडा प्रकरण में भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, और फिर दूसरा आला अधिकारियों से इनकी पहले से ही 36 का आंकड़ा है। कारण क्या है? ये मजलूम का साथ देते हैं, मजबूर के साथ खड़े होते हैं, गरीब तबके के साथ खड़े होते हैं, जिस वजह से पुलिस इनसे चिढ़ रखती है। क्यों चिढ़ रखती है? उसका कारण ये भी है क्योंकि ये पैसे खाने नहीं देते, और पुलिस के पास जो पैसे खिलाएगा और सबसे पहले उसका तत्काल मुकदमा दर्ज होगा। आप जानते ही हैं, आप तो मीडिया प्रभारी हो, आप तो हर एक चीज़ पे नज़र रखते हो, और इनका तो हमेशा से पुलिस विरोध करती है, इसलिए रातों रात इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, और ये एक पीड़ित की तरफ से खड़े हुए हैं, जिस वजह से मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कोई जांच नहीं की गई, किसी भी प्रकार की किसी अधिकारी के द्वारा जांच नहीं की गई, क्योंकि क्या एक दिन के अंदर जांच हो जाती है? मेरा खुद एक मीडिया प्रभारी है, आपसे सवाल है, क्या रात में जांच हो जाती है? रात में कोई घटना होती है, सुबह को ये मुकदमा दर्ज कर देते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि ये एक एडवोकेट है। अगर ये पुलिस वाले नहीं मानते हैं,
नहीं मानते तो हम कलम चलाना जानते हैं, कलम चलाएंगे और पता नहीं कितने लोग इसकी आड़ में आएंगे, क्योंकि हम पीछे नहीं हटेंगे। एक हमारे साथी के ऊपर इन्होंने मानसिक रूप से हमला किया है और रातों के रात मुकदमा दर्ज किया है। हमें अगर किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे, क्योंकि हम एक साथी को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये पुलिस इतनी बेरहम हो चुकी है कि अगर इनके सामने कोई अधिवक्ता चले जाए थाने में, उनको बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं दे सकते। और यहाँ पर ये लोग आते हैं, हम कोर्ट में इनकी इज्जत तक करते हैं, पर कि किसी एडवोकेट की अपने थाने में इज्जत तक नहीं करते। पूरा मामला यह है कि 2016 में एक परिवार ने अपने पूरे परिवार की ज़मीन, 3 भाई और एक उनकी माँ ने संजीव गुलाटी को बेनामा किया था, और उसकी पत्नी को भी। वो प्लॉट 2021 में उसने इन दोनों महिलाओं को बेच दिया, माँ बेटी को। अब 2022 में एक जेई है पौड़ी में, सुधीर नाम का, उसे पता था कि मैंने गलत चीज़ खरीद रहा हूँ। कुल वो प्लॉट जो 2021 में 16 लाख का इन्होंने खरीदा, 3.5 लाख का खरीदा, क्योंकि उसकी रिश्तेदारी भी है वहाँ पे गाँव में। उसे पता था कि ये प्लॉट बिक चुके। उसने कह के लिया कि मैं अपने आप कब्जा ले लूँगा, मैं खाली भी खुद करा लूँगा। तो 3.5 लाख रुपए में उसने बेनामा कराया। जब इन लोगों ने दीवार खड़ी कर रखी थी, उसने जाकर दीवार तोड़ के एक छोटा सा कमरा बनाया उसमें कब्जा करने के लिए। तो वो कम से कम 50-60 लड़के लेकर आया, इन दोनों को धमका के भेज दिया। पहले तो पुलिस इनके बुलाने पाई थी, लेकिन बाद में पुलिस नहीं, सिविल लाइन कोतवाली की पुलिस नहीं, वहाँ सुधीर का कब्जा करवा दिया। इन लोगों ने चक्कर काट के एसएसपी महोदय के द्वारा अपनी एफआईआर लिखवाई। 2 एफआईआर लिखी गई माँ बेटी की तरफ से, दोनों की अलग अलग एफआईआर है। जब 2 एफआईआर होगी तो पुलिस ने इनकी सहायता करने की बजाय सुधीर से मिलके उल्टा इन पे दबाव बनाना शुरू कर दिया कि पैसे दो, क्योंकि सुधीर ने तो 3.5 लाख का ले रखा हुआ, तो 10 लाख रुपए बेच देगा। 20 लाख का प्लॉट है आज की डेट में वो। और ये जो महिला है, इसके 2 विकलांग लड़के हैं। मैंने पहले भी जब मैं प्लॉट पे गया था तो मैंने जब भी बताया था कि 2 विकलांग बच्चे हैं और ये झाड़ू पोछा करती है एक स्कूल में। 2-3 हज़ार रुपये इसकी तनख्वाह है, अपना परिवार चला रही। इसके प्लॉट पे कब जाने को पुलिस को चाहिए पैसे। सकलानी आजकल पूरे नोट कमा रहा है यहाँ पे रुड़की में। हर ज़मीन में उसे सचिन प्रधान ने सिखा दिया पैसे कहाँ कमाए जहाँ, ज़मीन में पैसे कैसे कमाए जाए। सचिन खुद 2100 बीघे ज़मीन काट के बेच गया ग्राम पंचायत की। उनने सकलानी को बता दिया, प्रॉपर्टी डीलरों को फंसा और इन पर दबाव बना, इनके नाम को अखबार में उछाल दे, पैसे देंगे। एक एफआईआर सकलानी ने जिसमें फैसला हो गया, मेरे कहने से रिसीविंग दी थी, या तो मैंने 156(3) में मुकदमे दर्ज करवाए, एक भी नहीं लिखा, और उसमें फैसला हो गया। उसकी मेरे से चैलेंज करके एफआईआर लिखी, और जब लिखी तो मर्द होता सकलानी और वाकई में ईमानदार है, तो 3 जिन्होंने फर्जी बेनामा करा उनको तो जेल भेज दिया। एक मेरे मुखबर को भेज दिया, उसको भी भेजता जिनने वो बेनामा लिया कुंज को, कनखल वाला, उसे क्यों नहीं भेजा जेल में? उसे जेल भेजता, उससे पैसे ले लिए, उसे छोड़ दिया। मेरे पास में रिसीविंग भी है, रिसीविंग से अगले दिन की फैसला भी लिखा हुआ है। उस मुकदमा लिख ले, नोट मिलने चाहिए। बिना पैसों के किसी आदमी का मुकदमा नहीं लिखा जाने का, नहीं तो हम अधिवक्ताओं के पास आके हम 156(3) में दर्ज कराते हैं। ये जो अनीस बत्रा के चेले पड़े हैं जेल में, ये सारे मुकदमे पुलिस ने नहीं लिखे, हमने कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा लिखवाए। इस थाने को साले को बिल्कुल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया। वैसे हमारे पे फोटो डालता है फेसबुक पे कि मैं बच्चे पढ़ा रहा नरेंद्र नगर में। अरे बच्चे पढ़ा रहा, मियाँ बीबी दोनों इंस्पेक्टर हैं, कितना पैसा चाहिए? अगर जो वैसे ही चाहिए तो मेरे से मांग ले, मैं दे दूँगा, दुआ शहर में। अगर जो एक बार में सकलानी के नाम का कटोरा लेकर निकल गया तो लोग दे देंगे, कोई मना नहीं करने वाला। मुझे ही पता इतना कितने पैसे चाहिए। और वो पुष्कर दरोगा मुझसे कह रहा ये 3 काउंटर जमा करने पैसे तो चाहिए मुझे। जिसने जांच करी सारे कागज मैंने एसएसपी महोदय को भी भेज रखे हैं, उसको भी फिर कहेंगे, फिर भेज देंगे मेरे पे सिफारिश। वकील साहब गुस्से में क्यों आ रहे? जो मुझे मेरे पुराने दोस्त हैं नेगी जी और असवाल जैसे, फिर मुझे फ़ोन करें कि गुस्से में क्यों है। गुस्से में तो मैं इसलिए हूँ कि आँख मीच रखी, कोई कहने वाला नहीं है। अब बत्रा के जो पकड़े गए, ये सकलानी ने नहीं पकड़े बत्रा के चल्ले, वो एसआईटी वाले ने पकड़े हैं। अजय सिंह की देन है, नहीं तो एफआईआर लग रही थी सिविल लाइन कोतवाली में। दीप कुमार और तोमर एफआईआर लगा रहे थे। अगर जो मैं जाके अजय सिंह से न कहता एसएसपी महोदय से, तो वो एसआईटी में नहीं जावे थे, और एसआईटी में नहीं जाती तो वे जेल में नहीं जामे थे। और जिस दिन वो पकड़ा गया अनीस, तो बत्रा खुद अपने चेले को भेजा, उनका कहीं मेरा नाम तो नहीं ले दिया अनीस ने। यकीन नहीं आवे तो पता कर लो, अगर जो ऐसा नहीं हुआ हो तो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा।
जब भी तो मैं कह रहा कि उस गेम का सारा का मास्टरमाइंड वो है। अब ये जो रिपोर्ट लिखी गई पुलिस मेरे खिलाफ तो 5 मिनट में बिना पैसे बिना उसके लिख देगी। और मुझे सही रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी हम वकीलों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। वकील तो दुश्मन दिखाई देवे इन्हें। वकील तो अगर जो थाने में चला गया तो ये पैसे कैसे लेंगे, क्योंकि वो तो टेक्निकल बात करेगा, इसलिए हम दुश्मन हैं इनके। फिर पैसे कैसे मिलेंगे इन्हें? हमें तो ये बता दें वकील साहब, आप बाहर जाओ, हमें पूछताछ करनी। अरे पूछताछ नहीं करनी, सिर्फ डरा के कितने कौन दे रहा है ये पता करना कि वे अगर जो कोई समय जांच हो रही हो तो बता दियो। और अभी 10 और करूँगा। इन्हें पता था मैं सचिन के पीछे पड़ा हुआ, सचिन का भी मुकदमे होने थे। मेरे पर दबाव बनाने के लिए मुकदमे लिखे गए। इन्होंने यूँ नहीं सोचा यदि वास्तव में इनमें हिम्मत है तो मेरे में और योगेश में हथकड़ी लगा के जेल तक भेज दें। मैं तैयार हूँ जाने को, और अपनी हालत देख लें क्या होगी। रहना सिखा दूँ इस जिले में, ऐसा कह रहा हूँ। यदि मैं गंभीर आरोप लगा रहा तो सकलानी अपनी तरफ से मुकदमा लिखवा देना, और जो मैंने लिख के दे रखी एप्लीकेशन पूरी उसको अपने नाम से कि मेरी जान को भी खतरा है, उसे भी देख लेगा। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा, अड्डा नहीं है, बिल्कुल वो बन रखा है, बिल्कुल पैसे चाहिए। नामा है 2022 का, और एक पवन नाम का जिसने पहले 2016 में उसने और उसकी माँ ने और उसके 2 भाइयों ने बैनामा कर दिया था इसी जमीन का, इसी प्लॉट का, उसके द्वारा अकेले के द्वारा करा हुआ है। तो क्या पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी? कुछ भी नहीं है, वो तो पौड़ी में जेई है, पैसे दे रहा, 3.5 लाख का खरीद रखा। ये कहाँ से देगी? जब 2016 में कोई जमीन पहले बिक गई, 2022 में उसी कोई एक आदमी बेच रहा, तो फ्रॉड हो गया वो तो। मैं तो ये कह रहा कि अंधे को भी दिखाई दे जाएगा, बताने से समझ जाएगा, पर कोतवाली को नहीं देते। वो पुष्कर है, उसे पैसे चाहिए काउंटर जमा करने के भी मेरे से, क्योंकि मैं इनकी सहायता कर रहा। कितने पैसे मांगे? मांगे नहीं है, मेरे पे रिकॉर्डिंग है। पुष्कर ने कहा वकील साहब खर्चा हो गए, नैनीताल जाना काउंटर जमा करना। कौन सा काउंटर? काउंटर जमा करना यह है कि गुलाटी का स्टे हो गया था इसी में ही, क्योंकि इन्होंने गलती से गुलाटी को भी मुलजिम बना दिया था। गुलाटी की कोई गलती नहीं है, तो उसका स्टे हो गया, उसमें काउंटर जमा करना है इन्हें। तनख्वाह की बात के ले रहे नहीं है? तनख्वाह नहीं है, हम लोगों का पैसा ले रहे हैं। मैं भी टैक्स दूँ, शायद इस साल भी कम से कम 50-60 हज़ार रुपये टैक्स दूँगा। खाने नहीं देने का, रहने नहीं देने का, जितना कमाया घर में से खींच लूँगा, घर बिकवा दूँगा। वादा है मेरा, चाहे मेरी ज़िंदगी बिके चाहे मरने के बाद बिके, पक्का वादा है मेरा। तो ये जो मुकदमा हुआ है रात, इसको लेकर कहीं और शिकायत करूँगा, हाई कोर्ट जाऊँगा, अधिकारियों से क्या शिकायत करूँ? वे तो हंस के टाल देंगे, अरे संजीव की सुन लेना, बहुत दिन पागल बन लिया, फिर बाद में सिफारिश भेज देंगे मुझे समझाने के लिए। मुझे नहीं पता मेरे घर पे कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, पर मुझे मजबूर करा गया था। पहले करा गया था जब बगावत हुई, फिर बेल्ट में हुआ बगावत हुई, फिर अब ये तीसरी बार है। एक बार माफ़ करना सही है, दूसरी बार मौका दे दो, तीसरी बार मैं किसी की मानने वाला नहीं हूँ। तो हुआ है, और जांच होती तो या तो ये पढ़े लिख के नहीं, इन्हें नॉलेज नहीं है, इन्हें वर्दी मिल गई, पैसे से आ गए। वो एक पकड़ा तो गया था जिसने इंस्पेक्टर भर्ती करवाए थे, या तो हो सके उसने भर्ती करवा दी हो। अगर जो पढ़े लिखे होते तो इन्हें पता होता क्या क्या कर रहे हैं। मैंने तो लिखित में दे रखी। अगर जो हकम सिंह का कहा, मैंने फिर डेट देख लो कौन सी डेट की हो, देख लो डेट। एसएसपी को विद बैनामों के साथ लिखित में दे रखा। यदि किसी के समझ में ना आवे तो मैंने व्याख्या कर रखी पूरी, कैसे क्या हुआ। हाई कोर्ट का इनके बस की का मुझे पकड़ना, ईमानदार आदमी हूँ, घर की कड़ियाँ बिक जाएंगी। रुड़की नहीं, हरिद्वार जिला नहीं, यूपी और पूरा उत्तराखंड चाहने वाला है।